सांझी शब्द अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है। सांझी कला, जैसा आपने कहा, सांझी साधना और सांझी के विभिन्न रूप, सांझी की लीलाएं। ब्रज में सांझी की जो साधना है, जो एक कला है, वह अद्भुत है। यदि हम उसको एक आध्यात्म साधना के रूप में देखें तो ब्रज की जो रसोपासना है, उसमें जो परम तत्व है, उसके न केवल सत्य के पक्ष को, न केवल उसके कल्याणकारी पक्ष को, बल्कि उसके सौंदर्यात्मक स्वरूप की आराधना करना सर्व प्रमुख माना गया है। तो सांझी का प्रादुर्भाव श्री राधा एवं श्री कृष्ण की लीलाओं से होता है। वह कलात्मक रूप लेती है जब सखियां पुष्पों के माध्यम से और ब्रज रज की वेदी पर विभिन्न लीलाओं की रचना करते हैं। उन पुष्पों का स्थान रंगों ने लिया, और वो भी जो मृद रंग थे, जो ग्राउंड कलर से, उन्हीं का प्रयोग करते हुए और यमुना रज की वेदी का निर्माण करके अष्टदल कमल की वेदी का स्वरूप लेके सृजन प्रारंभ हुआ। तो मंदिर के सेवक, पुजारी, गोस्वामीगण, विप्रगण अनुरागमयी सेवा पितृपक्ष में 15 दिन तक अर्पण करने की एक परंपरा रही है। 16वीं शताब्दी के बाद की जो सांझी की परंपरा रही, जिसमें वेदी का उपकरण यमुना की रज के द्वारा ही बनाया जाता था, क्योंकि भावनात्मक रूप से यमुना श्री कृष्ण की एक सखी और एक पटरानी है। तो वह कोई सामान्य बालू या सामान्य मिट्टी नहीं है, वह साक्षात एक चिन्मय श्री कृष्ण की सहेली का स्वरूप है। इसलिए उस रज की महिमा है, और उस पर और वह अष्टकोण की वेदी होती है, जो कि अष्ट सखियों का प्रतीक है, और वह अष्टयाम और अष्ट प्रहर और 8 दिशाओं के कोने, उसके बहुत से और भी प्रतीक गहराई से देखे जा सकते हैं। तो उस वेदी पर जो अष्टदल कमल का आकार लेती है, उस पर फिर रंगों के माध्यम से विभिन्न बेलें बनाई जाती हैं, और वह बेलें भी हमारे सखियों की साधना आराधना का ही स्वरूप है। तो बेलों की बात अभी हम लोग करें तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिक आकार प्रकार दिए जाएंगे, जिसमें सूत छोड़ के, मतलब पंक्तियां बना के, और उसमें विशेष रूप से तकनीक ये होती है कि कोई बेल भी दूसरी बेल को 2 बार या तो नीचे से नहीं गुजरेगी या ऊपर से नहीं गुजरेगी। इस व्याकरण का उल्लंघन कभी भी नहीं किया जाता, कभी भी नहीं किया जाता। सबसे पहले हमने इसमें अष्टकोण, जिसे ऑक्टागन शेप कहते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी गई है, तो सबसे पहले हमने उसे निकाला, क्योंकि ये सांझी जो है ब्रज की, वो अष्टकोण पे ही बनाई जाती है। तो पहले अष्टकोण बनाया, उसके बाद इसमें बेल बनाई जाती हैं। तो वो बेल का जो ग्राफ होता है, जैसे हिंदी में सूत कहते हैं, वो सूत हमने इस पे डाला है, और उसका जो मूवमेंट होता है, वो बेलें आपस में इस तरह से गुथी हुई इंटरवोवन होती हैं कि एक बार ऊपर और एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। वो चीज अब हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें जब जो बेस है, जैसे जमीन कहते हैं, वो हम छानेंगे कलर से। तो अभी हम इसका जो बेस है बेल का, वो हम डालने जा रहे हैं।
नेचुरल कलर्स के पाउडर्स हम खुद बनाते थे। जैसे ब्लैक कलर के लिए हम कोयला पीस कर बनाते थे, आजकल वो रेडीमेड हमें मिल जाते हैं मार्केट में बने हुए। तो पत्थर के कलर जो होते हैं, जो हम घरों में यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाते समय, तो वो पाउडर मिल जाता है। पहले हम जो तांबड़ा नील होती थी उसे कूट के छान के नील बनाते थे, आजकल ब्लू कलर भी मिल जाता है। येलो पेवड़ी हम यूज करते थे, नेचुरल पाउडर। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे अब इन कलरों ने ले ली हैं। तो ये गुलाल बेस्ड जो कलर होते हैं मार्केट में, जो होली के मिलते हैं, अब उन्हीं से हम शेड्स बना के यूज करते हैं, ताकि वो कपड़े से और छलनी से आसानी से छिन जाते हैं। ये देवालयों तक ही सीमित थी, देवालयी परंपरा में थी, और जो भी देवालयों के आचार्य हैं वही इसे बनाते थे। इसीलिए आज भी आपने देखा होगा कि जब सांझी कला की बात आती है तो उसका निषेध करते हैं वो बाहर ले आने से, क्योंकि ये एक साधना है, ये कला नहीं है। हम लोग अगर देखा जाए वास्तविक दृष्टि पे, हम लोग साधक हैं, हम लोग कलाकार नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह से हम मंदिरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, प्रसाद करते हैं, राग सेवा करते हैं, ऐसे ही ये एक साधना की चीज है। इसीलिए देवालयों में जैसे ठाकुर जी का जिस भाव से श्रृंगार होता है, उसी भाव से सांझी का भी श्रृंगार होता था। जिस भाव से आरती होती है मंदिरों में, ऐसे ही सांझी की आरती होती थी, प्रसाद भोग लगता था। तो वही सारी चीजें तब से लेके आज तक देवालयों में पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं। इसीलिए ब्रज में सांझी के दो रूप हैं, एक लोक सांझी है जो गोबर से बनती है ग्रामीण अंचलों में, और एक पारंपरिक देवालयी सांझी है जो इस तरह से, जिसका स्वरूप है जो हम आज बना रहे हैं। अभी मैंने जो आपको बताया था कि अप एंड डाउन के पैटर्न जो हम बनाएंगे वो दिखाएंगे। अब इसमें देखिए मूवमेंट, दो पैटर्न जो बनाए हैं, इसमें अगर पिंक का मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ ब्लू पे अप है, यहाँ ब्लू से डाउन है, देन ब्लू पे अप है, फिर ब्लू पे डाउन है। तो ये जो भी आप सांझी देखेंगे वो सेम प्रोसेस मिलेगा आपको, कि वन टाइम अप होगी, वन टाइम डाउन होगी, कहीं भी दो बार ऊपर और कहीं भी दो बार नीचे नहीं होगी। चाहे यहाँ पे 6 पैटर्न्स हो, 8 पैटर्न्स हो, 2 पैटर्न्स हो या सिंगल पैटर्न हो, ये रूल हमेशा फॉलो करना है। तो इसमें बहुत से पैटर्न है, ये तो बेसिक सांझी है, इसलिए इसमें इजीली हम समझ सकते हैं। बट कई बार हम जो क्रिटिकल सांझी होती हैं उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है ये सब चीज़ें करना। सांझी को सजाने के लिए एक स्टेशनरी, जैसे सांझी में जो डिजाइनिंग होती है, जो सुंदरता आती है, वो इन्हीं खाकों, स्टेंसिल्स को खाका कहते हैं हिंदी में, तो खाकों के द्वारा ही ये सुंदरता बनाई जाती है इसमें। हमारे यहाँ कलेक्शन में मंदिर में भी करीब 300 वर्ष पुराने खाके तो आज भी रखे हैं। तो इतने टाइम से तो खाकों का यूज होता है, तो इतने पुराने, उसमें हमारे गोस्वामियों के नाम सिग्नेचर तक हैं उन खाकों के। सांझी एक्चुअली खाकों के द्वारा ही बनाई जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि फ्री हैंड सांझी हमने कभी नहीं देखी बनती हुई। क्योंकि ये जो डिजाइनिंग है, जो प्रोसेस है सांझी का, ब्रज में यही प्रचलित है, इसी तरह से सांझी सजाई जाती है।
यह जो बेलों का निर्माण है इसमें खाकों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। यह विशेष रूप से जो हाथ का बना हुआ कागज सांगानेर से आता रहा, क्योंकि उसमें रैक कंटेंट अधिक है और वह काफ़ी स्थायी रहता है उसको रखने में, उठाने में, और उसमें समानता, एक रूपता, कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए कि यदि हम स्टेंसिल बना लें तो एक परफेक्शन की स्थिति हमारी कृति में, हमारी रचना में आ जाएगी। अगर कागज को देखते हैं तो हमारा ध्यान साहित्य की तरफ जाता है, साहित्य की तरफ देखते हैं तो हमारा ध्यान पांडुलिपि की तरफ जाता है। जो लोग वो साहित्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं तो लिख भी रहे हैं, और लिखने के लिए कागज की आवश्यकता पड़ती है। तो सोचने लायक बात यह है कि ब्रज में इन साधकों को कागज कहाँ से मिला, क्योंकि कागज उपलब्ध होगा तो ही हम खाकों की बात कर पाएंगे ना। राजा मानसिंह जो थे आमेर के राजा, और उनका अपना सियालकोट में वहाँ कागज बनाने का कारखाना था, और वो कागज़ जो है शाही दफ्तर के प्रयोग के लिए मिलता था। लेकिन जब उन्होंने यहाँ गोविंद देव का मंदिर बनाया और साधकों के प्रभाव में वो आए और गोविंद देव जैसा भव्य मंदिर बना, तो वो कागज़ भी निश्चित रूप से आपने इन साधकों को उपलब्ध कराया होगा। कालांतर में जो पांडुलिपियाँ हैं वहाँ ऐसे संदर्भ भी मिलते हैं कि जो है बादशाह की तरफ से, वो जो टोडरमल और इन लोगों की तरफ से जब इतना दान यहाँ दिया जा रहा है तो वहाँ कागज़ उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ भी मिलते हैं। तो जब वो पोथियाँ लिखने के लिए कागज़ है और वो सांझी की परंपरा यहाँ विस्तार पा रही है, तो उन्होंने सांझी के लिए कागज़ का भी प्रयोग करना शुरू किया, और खाकों का जो है वहाँ प्रचलन हम इस परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सांझी बनने से पहले मरम्मत की ज़रूरत उन सांचों को पड़ती है, और ये लोग, मंदिर वाले लोग, उसकी मरम्मत करते हैं सांचे की। ऐसा नहीं कि अब सांझी बना रहे हैं तो नया सांचा खरीद लाइए, नहीं है। तो वो उनकी लीला का जो हर परंपरा में एक भाव है कि हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार ऐसा है, तो वो श्रृंगार को जब वो कागज़ के सांचे पर उतार कर लाए हैं तो वो चीज़ें निश्चित है, तो वो जल्दी से बाजार में नया उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो वो उसको उतना यत्नपूर्वक संभाल के रखते हैं। जिस तरीके से पांडुलिपि के समापन पर उसकी जो ग्रंथ पुष्पिका कोलाफोन होता है, वहाँ लिखा रहता है कि कष्टेन लिखितम ग्रंथम पुत्रवत परिपालयेत, मैंने इस ग्रंथ को कष्टपूर्वक लिखा है, और जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़े वो इस प्रकार से पढ़े जैसे एक माँ अपने पुत्र को संभाल कर रखती है और उसका लालन पालन बड़े संभाल कर करती है। तो उसको जलम रक्षेत तेलम रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनम, उसको जल से बचाए, उसको अग्नि से बचाए, इस प्रकार से लिखते हैं। और सांझी बनने से पहले बाकायदा वो उसी या तो पुराना कोई जर्जर हो गया खाका होगा, या उस खाके का बचा हुआ भाग जाको, उन टुकड़ों को भी इतना संभाल के रखते हैं कि उसी टुकड़े से उसकी मरम्मत कर देते हैं चिपका कर और उसको व्यवस्थित करके। तो अब वो श्रृंगार, वो भाव, वो जो चिंतन उनके यहाँ उनके पूर्वजों ने किया पूर्व में कि हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार ऐसा है, हमारे यहाँ तिलक ऐसा है, हमारे यहाँ भगवान के नेत्र ऐसे बनते हैं, तो वो उनके खाके की ही विशेषता है। तो वो उसको जल्दी से नष्ट नहीं होने देते, उसको बिल्कुल देव विग्रह की तरह ही संभाल कर रखते हैं। देखिए सांझी जो बनाई जाती है, हम जैसे ये पेपर है प्लेन, देखिए ये पेपर हैंडमेड पेपर है। हैंडमेड पेपर की ये खासियत होती है कि ये जल्दी से फटता नहीं है, टूटता नहीं है। इसको हम फाड़ेंगे तो इसमें रेशा निकलता है, आप देखोगे इसमें थोड़ा डॉट 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 जैसे फाइबर का सा रेशा आपको दिखाई दे रहा है। हैंडमेड पेपर को ही हम यूज करें तो उसकी लाइफ ज्यादा होती है। अच्छा, अब जैसे हम बनाते हैं कोई भी ड्राइंग तो हम ऐसे आइडिया लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक गोला बना दिया, एक गोला यहाँ बना दिया, एक गोला यहाँ बना दिया, इस तो हमने 4-5 गोले बना लिए। अब ये हमको बनाना है फूल, हम इस तरह से आइडिया लेते हैं, ये टहनी आ जाएगी इस तरह से। अब ये तो रफ है, इसको फेर हमारी सीजर्स करती है।
उसी तरह से हम 3-4 वो बनाएंगे, फिर नीचे बंच बनाएंगे। अब देखिए मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ। जब मैं 10 साल का था, साढ़े 9 साल का, जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए और दादाजी थे, तो हम पढ़ाई नहीं की। तो हमारे दादाजी ने कहा कि आप पेंसिल लो, रोज एक डिजाइन बनाओ। तो हमको वो लालच देते थे दादाजी। हम कहते जैसे हमारे दुकान पे, अच्छा स्लेट लो और बत्ती लो, वो आती थी सेल, जो मिट्टी वाली आती थी सफेद चौक वाली, इससे आप एक चिड़िया बनाओ, एक मोर बनाओ। तो हम कहते दादाजी हम नहीं बना रहे। अच्छा तुमको 5 पैसे मिलेंगे, 2 पैसे मिलेंगे, तुमको ये टॉफी मिलती है। हमारे पिताजी कहते थे कि पेड़ा मिलेगा खाने को, तो वो पेड़ा मंगा के रखते थे और हमको काम कराते थे। शौक किया बच्चे जैसे करते हैं, फिर हमको एक पेड़ा मिलता था। तो इस तरह से वो शौक में पढ़ाई तो नहीं की हमने, लेकिन इस पे हमारा पूरा फोकस रहा काम के ऊपर। ये सांझी बनाते टाइम पे मन में इतने अच्छे विचार आते हैं, इतनी अच्छी पिक्चर आ जाती है सामने, वो कॉपी हमारे माइंड में हो जाती है। उसको देख के हम अपने मन से इस डिजाइन को बनाते हैं। अगर हम आप कहेंगे कि ये चीज सामने रखिए, उसको देख के बनाओ, तो बनाने की उसको कोशिश करेंगे, लेकिन जो मन में आ रहा है वो हमारी कैंची अपने आप चलती चली जाएगी। अब आज के टाइम में तो डिजिटल जमाना है, बहुत तरह की मशीनें आ गई हैं कि आप पेपर रखो और कट के बाहर आ जाता है। लेकिन वो पेपर तो जो हम डिजाइन डालेंगे वही बन के आएगा, और हम जो बना रहे हैं तो हमारा जिधर बन कर हम उधर हमारी कैदी चलेगी, तो नया डिजाइन बन जाता है। तो मशीन से हम लोगों को जरा भी सुविधा हमको नहीं मिल सकती है। जो लोग इसकी कॉपी करना चाहते हैं उनको मिल सकती है, लेकिन हमारे लिए मशीन फेल है वो। कैंची है, ये कैंची भी आपके दादाजी ने ही डिजाइन करी ना? हाँ, दादाजी ने डिजाइन करी थी। उनका एक मित्र था, उससे उन्होंने ये कैंची बनवाई, और आज भी उसी फैमिली से हम लोग कैंची बनवाते हैं। ये कैंची भी हैंडमेड होती है। पहले भट्टी में देके इस साइज की बनानी पड़ती हैं, फिर इसका आगे का मुंह बनाना पड़ता है, फिर इसमें पीछे का हैंडल बनेगा, ये वाला। इस तरीके से इसमें थोड़ा हमको पॉइंट चाहिए। जैसे हम कहीं वर्कशॉप वगैरह के लिए जाते हैं और हम पे ये सीजर्स नहीं होती है, तो हम लोग एक मूंछ काटने वाली कैंची होती है और सर्जरी वाली सीजर्स आती हैं, उनसे हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनसे सिखाते भी हैं, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहती वो सीजर्स। उसमें जंग लग जाता है मार्केट की। ये एकदम पक्का लोहे की बनवाते हैं हम लोग, उसमें जंग नहीं लगता, और भी कुछ समस्या आती है, उसको कुछ नहीं होता। ये जो पक्का लोहा होता है, उससे अगर हमारी ये फिंगर पे जैसे देखते हैं आप पॉइंट लग जाते हैं, तो पक्का लोहा होगा, पका हुआ, तो उससे हमारे सेप्टिक नहीं फैलता। अब इसको हमें प्रिंट करना है, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे कागज पे।
जैसे चिड़िया है इसमें, हमको अब चिड़िया से उड़ानी है हमको, तो एक चिड़िया यहाँ बनाओ। और देखिए ऐसे अलग अलग चीजों को जोड़ के हमने की, कदम ट्री के नीचे गाय वगैरह सब बना। तो ये तो इस तरह से प्रिंटिंग हो जाता है। जैसे कि ये है, इस कागज से हम लोग प्रिंट करेंगे तो 10-20 बार में खत्म हो जाएगा। तब हमारे दादाजी ने इस तरह का कागज को बनाने की चेष्टा की। तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे जो चपड़ी आती है उसको उन्होंने बार्निश में गलाया, उसका लिक्विड बनाया, ऐसे उन्होंने ये पट्टे पे रखा, छापा और ऐसे सुखा दिया। क्योंकि अगर हम इसको गीला ऐसे पे ऐसे रखेंगे तो सब काफी इस तरह के भी है हमारे यहाँ जो चिपके हुए हैं, टूटे नहीं है। तो फिर इसको सूखने के बाद फिर बिल्कुल ये ऐसा हो जाता था। इसको इसमें ये है कि आप गर्म की जगह रखोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडी जगह रखोगे टाइट हो जाएगा। ये टेक्निक थोड़ी मेहनत वाली है। तो और इसका यूज भी अब तो प्लास्टिक आ गया है। बाकी ये जो चीज है आज भी इसकी वैल्यू है। फिर जैसे हम इसको किसी चीज पे प्रिंट करते हैं तो हमारा पेपर खराब नहीं होता। कपड़े को हम कैसे कट करेंगे, देखो हम आपको थोड़ा सा आइडिया बता रहे हैं। हम कपड़े को कट करेंगे तो पहले ऊपर नीचे हम बेस लगाएंगे। तो इस तरह से हम जो हमारा कैंची कट करने का तरीका उसी तरीके से हम कट करेंगे। पर कपड़े को हम ज्यादा बारीक नहीं कर सकते हैं। मेरे परिवार में ये 6वीं पीढ़ी, आई एम अ 6th जनरेशन आर्टिस्ट ऑफ दिस वर्क। तो बचपन से हम पापा, चाचा, ताऊ सबको देखते थे करते हुए। तो वो लोग हमको बैठा के ड्राइंग करवाते थे, कटिंग करवाते थे कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कटिंग करो। तो धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया और हम भी इस कला के प्रति आते गए। तो इसी तरीके से हमने ये काम करना चालू किया। क्योंकि सांची में जो है मोस्टली जो है कृष्णा राधा की लीलाओं पर वर्क होता है। जब से कृष्ण भगवान का जन्म हुआ वहाँ से लेकर और जब से कृष्ण भगवान ब्रज को छोड़कर गए वहाँ तक का सांची में चित्रण होता है। तो लोगों का कहना ये था कि लॉर्ड कृष्णा राधा को छोड़ के आप क्या बना सकते हैं। तो हमने धीरे धीरे नेचर पर वर्क किया, ट्री ऑफ लाइफ, और फिर मुगल पैटर्न्स पे वर्क किया। तो मुगल जालीज, मुगल जालों पर काम किया। फिर उसके अलावा हमने मॉडर्न में फोर्ट है, किला है, घाट हैं, कुछ इस तरीके के नए नए थीम्स के अकॉर्डिंग हमने वर्क किया। तो मेरा जो थीम है कि मेरे हिसाब से सांची के जो मैं काम करता हूँ सांची पे, इसके बहुत से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने चाहिए और बहुत लोग इसको जानने चाहिए। जब प्रोडक्ट होंगे मार्केट में तो लोग खुद ब खुद जानेंगे ये प्रोडक्ट वहाँ मिलता है तो सांची अपने आप आगे जाएगा। मेरा सोचना ये। कुछ लोग कहते थे इट्स लाइक अ स्टेंसिल आर्ट फॉर्म, मतलब लिया, प्रिंट कर दिया, हटा दिया, रंगोली डालना है ज़मीन के नीचे डाल दिया। तो उनको समझाना है कि सांची और रंगोली में क्या फ़र्क है। पेपर कटिंग, सांची पेपर कटिंग अलग है और स्टेंसिल आर्ट फॉर्म अलग है। तो ये सब उनको डिफरेंट समझाना है हमको कि किस तरीके से हम लोग कितना मेहनत करते हैं। एक पीस को बनाने में 1 महीना 2 महीना लगाते हैं, लेकिन लोग उसको कह देते हैं तो ये कागज़। अगर हम उसका प्राइस बोलते तो वो कहते हैं तो ये कागज़ फटेगा,
फटेगा तो सही, वो है तो कागज।